हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम अपने बेसिक्स के चैप्टर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे और जर्नल एंट्री में बच्चों हमने अभी तक की कुछ बातें पढ़ ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। देखो, डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती है एक जर्नल एंट्री के अंदर। ठीक है, जर्नल एंट्री के अंदर इधर इट्स गोइंग टू बी अ डेबिट और अ क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं एसेट, तो एसेट के केस में अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट होता है। अगर मैं कहूं बच्चों लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब उधार, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो डेबिट। ऐसे ही एक हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल भी एक तरीके से उधार ही है, लायबिलिटी ही है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल मतलब हमारे घर के आदमी से हमने उधार लेके रखा है, ओनर से। ओनर का पैसा है बच्चों, ये कैपिटल क्या है? ओनर का पैसा है जो बिजनेस में लगा हुआ है। अगेन ये भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट, क्योंकि ये है तो लायबिलिटी ही एक तरीके से। ठीक है, ओके, यस, यस इस उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ये तो मॉडर्न अप्रोच हो जाती है। फिर उसके बाद है इनकम। इनकम बच्चों बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट। और इनकम मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केस में बढ़ती ही है तो क्रेडिट ही किया जाता है इनकम को। और एक्सपेंस को बच्चों डेबिट किया जाता है। एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो ये बातें हैं जर्नल एंट्री। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इस बेसिस पे चलती है। और ये सारी क्राइटेरिया होती है, आपको पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि किस चीज का अकाउंट है, और फिर जाके आप एंट्री पास कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट, एसेट क्या 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 चीजें होती है? जितने भी फिक्स एसेट है आपके पास, प्लांट, मशीनरी, कार, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, डेटर, डेटर जिससे पैसा आपको मिलेगा, कैश, बैंक में पैसा, ये सब कुछ एसेट होती है आपकी। सब कुछ आपकी एसेट होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मतलब उधार। क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये सब कौन है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने काम करवा लिया है पर पैसे नहीं दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने काम करवा लिया है पर पैसे नहीं दिए, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बच्चों? क्योंकि दरवाजे के बाहर आदमी खड़ा होगा ना अपना पैसा मांगने के लिए, बोलो, नॉक 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 नॉक, पैसा वापस करो, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तुमने काम करवा लिया है पैसा दो। तो दरवाजे के बाहर आदमी खड़ा होगा ना अपना पैसा मांगने के लिए, इसलिए बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। याद करने के लिए बस एक तरीका बता रहा हूं आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाहर में इंसान खरीदा है पैसा मांगने के लिए, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। इनकम क्या होती है? इनकम होती है बच्चों, इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया। हमने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ था, उससे रेंट मिल गया, ये सब तुम्हारी इनकम है। ये सब तुम्हारी क्या है? इनकम है। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, यस। और एक्सपेंस क्या है बच्चों? रेंट तुम किसी को पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, गैस वाटर लाइटिंग बिल पे कर रहे हो। तो ये सब एक्सपेंसेस हो गया। तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है। हाँ, परचेजेस भी एक्सपेंस है और सेल्स भी इनकम है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैंने आपको उसको गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, इसलिए मैं उस पर भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बाकी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा उसके बाद तो बोल दूंगा। ओके, अब दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि जो आपके गुड्स होते हैं, गुड्स, जब आप उसको बाय करते हो, बाय, तब आपको उसको एक नाम से बुलाना है जो नाम है परचेजेस। और जब आप इन गुड्स को सेल करते हो, क्या करते हो? सेल करते हो, तब आपको इनको एक नाम से बुलाना है जिसका नाम है सेल्स। अगर बिके हुए गुड्स वापस आ गए, बिके हुए गुड्स वापस आ गए तो आप उसको बोलोगे सेल्स रिटर्न्स। क्या बोलोगे? सेल्स रिटर्न्स। अगर खरीदे हुए गुड्स आपने वापस कर दिए तो आप उसको बोलोगे परचेजेस रिटर्न्स। आप उसको क्या बोलोगे? परचेजेस रिटर्न्स। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके गुड्स किसी भी रीजन से आप
कि गुड्स बाहर जाते हैं एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स को छोड़कर एनी अदर रीजन से, सेल्स को छोड़कर एनी अदर रीजन से अगर आपके गुड्स आपको छोड़कर जाते हैं यानी कि बाहर जाते हैं यानी कि जा रहे हैं, ओके बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं, दुनिया का कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ही है, ठीक है, ओके, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपको सामने वाले को पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग, आपने काम करवा लिया है पर आपने अभी पैसा दिया नहीं है, पर देना तो पड़ेगा ही। तो आप आउटस्टैंडिंग वर्ड के सामने कुछ भी लगा लो, रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, आप कोई भी वर्ड लगा लो उसके सामने, आउटस्टैंडिंग का मतलब तो लायबिलिटी ही होता है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब ही लायबिलिटी है। अब उसके सामने तुम कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल लो, कोई भी वर्ड लगा लो, ठीक है। एनीवेज बच्चों, अगर आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं, आपकी फर्म से बाहर जा रहे हैं, आपकी दुकान से बाहर जा रहे हैं बिना बिके, बिना सेल हुए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एग्जाम्पल लो भैया, आपने चैरिटी कर दी, फ्री में बांट दिए, चैरिटी, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी किराने की दुकान है, आपने फ्री में दाल चावल दे दिए, आपने चैरिटी कर दी, या फिर फ्री सैंपल्स, या फिर फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल बांट दिया आपने एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, प्रमोशन करने के चक्कर में, या फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, जो ओनर था वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया सामान, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए दाल चावल ले गया, आपकी किराने की दुकान है और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए दाल चावल निकाल के ले गया, ठीक है, इट्स अ ग्रोसरी शॉप, ओनर टुक सम राइस फॉर देयर पर्सनल यूज, ओके, ठीक है, तो ड्राइंग्स। और या फिर बच्चों आपके गुड्स ही लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो गए मतलब जल गए, आग लग गई दुकान में, गुड्स जल गए, दुकान में आग लग गई, गुड्स जल गए, या चोरी हो गए, आपके दुकान का एक वर्कर चोरी करके ले गया, या चोर आके चोरी करके ले गया रात को। तो इन सब केसेस में आपके गुड्स तो जा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हो गुड्स जा रहे हैं, फ्री सैंपल में बांट रहे हो गुड्स जा रहे हैं, ड्राइंग्स ओनर गुड्स ले जा रहा है, लॉस्ट गुड्स जल गए मतलब चले गए, जल गए मतलब तो भी तो चले ही गए, या चोरी हो गए, लॉस्ट मतलब कोई भी चीज फायर की वजह से हुए या फिर थेफ्ट की वजह से हुए, थेफ्ट मतलब चोरी, किसी भी रीजन से बच्चों इन केसेस में क्या हो रहा है, गुड्स जा तो रहे हैं पर बिक के नहीं जा रहे, सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, गुड्स जा तो रहे हैं पर सेल नहीं हो रहा है। तो इन केसेस में जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो आप परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे, आप परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। क्लियर है बात सबको कि आप यहां पर परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे? क्यों? गुड्स जा रहे हैं पर सेल होके नहीं जा रहे हैं इसलिए, ठीक है, गुड्स जा रहे हैं पर सेल होके नहीं जा रहे हैं इसलिए, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो अभी तक हमने पढ़ी है। फटाफट से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, सॉरी 11 और 12 सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके डन, यस, चलो देखो, प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्या इसकी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश बच्चों, तो गुड्स परचेज होता है तो उसको परचेजेस बोला जाता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, बच्चों नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट,
पेड कैश टू कमलेश, कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, इस वाले ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कमलेश से खरीदे क्रेडिट में तो कमलेश को हमने क्रेडिटर बना दिया। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। हमारी लायबिलिटी का नाम है कमलेश। क्या है लायबिलिटी का नाम? कमलेश। तो कमलेश को हमने क्रेडिट कर दिया। पेड कैश टू कमलेश, तो कमलेश को हमने पेमेंट की ना, तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? यस। ठीक है, फिर इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो ये हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। और परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो ये हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदा है गुड्स, टू कैश अकाउंट। पेड रेंट फॉर ऑफिस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों रेंट है खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, रेंट है खर्चा, खर्चा होता है डेबिट, टू कैश अकाउंट पैसा चला गया। तो बोलो कि क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यस और नो बच्चों। हाँ हाँ, यस निकिता, बॉट एंड परचेज आर द सेम थिंग। क्वालिटी का ऑप्शन नहीं दे रहा, नहीं आ रहा होगा ऑप्शन तो, वो तो आता ही है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000 बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस। सोल्ड गुड्स टू हरी बच्चों, तो हरी को डेटर बना देंगे, डेटर हमारा एसेट है, डेटर हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। हमारे एसेट का नाम है हरी जो कि डेटर है, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, हरी से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, और हरी से पैसा मिल गया, हरी हमारा डेटर था, उससे हमको एक बार पैसा मिल गया तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन मिला बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट हुई, कमीशन हमारी इनकम है बच्चों, क्या है? इनकम, तो क्रेडिट हुई। ओके। पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी बच्चों खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम गोपाल को पे कर रहे हैं सैलरी, ठीक है, तो गोपाल को पे कर रहे हैं तो गोपाल का नाम मत लिख देना ना गलती से, कैश में पेमेंट हो रही है। ओके। पर भैया कहाँ लिखा है कैश में पेमेंट हो रही है? बेटा PAID पेड लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? PAID पेड, पेड का मतलब होता है पैसा दे दिया गया है, पास्ट टेंस है ना पेड। बोलो यस और नो। PAID पेड इज अ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब पैसा दे दिया गया है, समझ रहे हो? पैसा दे दिया गया है तो इट्स अ पास्ट टेंस। ओके, तो पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट बच्चों, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। कुछ पैसा ऊपर मिला होगा 30,000 और कुछ पैसा इधर मिला 12,000, ठीक है, एडवांस एडवांस होगा क्या पता। ओके, यस। इसके बाद है विड्रीव कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज,
बच्चों पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकाल के ले गया, ओ माय गॉड। बोलो, पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकाल के ले गया, तो आप इसको क्या बोलते हो? ड्राइंग्स बोलते हो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने आपको कहा था आप ड्राइंग्स की जगह कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। ये बताओ, ओनर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होगा ना बच्चों, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो आप कैपिटल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। और मैंने आपको कितने बार ये बात कह दी है कि ड्राइंग्स अकाउंट कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट ही है। आप ऐसा ही मान के चलो ये कैपिटल अकाउंट है। ये बच्चों कैपिटल अकाउंट से ही जाके माइनस हो जाएगा, पता है। ये ड्राइंग्स नाम का जो अकाउंट है ये जाके कैपिटल से ही माइनस होगा, तो एक तरीके से कैपिटल अकाउंट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ड्राइंग्स लिखो कैपिटल लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वेजेस पे कर दी, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बॉट मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी क्या है? एसेट है, आ रहा है तो डेबिट होगा। कैश एसेट है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। वेजेस पेड में वेजेस खर्चा है तो खर्चे डेबिट होते हैं, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश क्या है? एसेट है। कैश एसेट है, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? बोलो यस और नो। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? यस। अब बच्चों, अब वो सही समय आ चुका है, वो गोल्डन वक्त आ चुका है जब मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बता सकता हूँ। ओके, हाँ हाँ, यस निकिता, कंपाउंड एंट्री पास होगी। चलो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको बच्चों आप ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो, मतलब पुराने जमाने की टेक्निक, जिससे एडवांस वर्जन आ चुका है, जो कि ये है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ये है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और ये थी बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग? ये कहता है कि किसी भी अकाउंट के, आप जितने भी अकाउंट्स ओपन करते हो अकाउंट्स के अंदर, ओके, अकाउंट्स के अंदर आप जितने भी अकाउंट्स ओपन करते हो, अकाउंट्स ओपन करना मतलब हर चीज जो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, सबके अकाउंट अलग ओपन करना पड़ता है। ठीक है, रेंट अकाउंट, बुक्स, बुक्स के अंदर ना, जहां पर आप लिखते हो ना, जर्नल एंट्री लिखते हो तो सबका नाम लिखते हो ना। ये बताओ, जर्नल एंट्री लिखते हो तो सबका नाम लिखते हो ना, कैश, सेल्स, हरी, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग्स, मशीनरी, वेजेस, सबका नाम लिखते हो ना, तो ये सबके अकाउंट खुल जाते हैं। ये सब के क्या खुल जाते हैं? अकाउंट खुल जाते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जितने भी अकाउंट आप खोल रहे हो, जितने भी नाम आप लिख रहे हो, उसको आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। उसको आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। एक आप बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट, एक आप बोल सकते हो रियल अकाउंट, और एक आप बोल सकते हो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तीन अकाउंट के टाइप्स हो सकते हैं जिसमें आप इसको बांट सकते हो। इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है वैसे। पर्सनल अकाउंट बोल सकते हो एक अकाउंट को, या तो आप उसको एक रियल अकाउंट बोल सकते हो, या तो आप इसको नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हो। ठीक है, ओके। पर्सनल के अंदर भी बच्चों दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप? नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसके भी दो टाइप होते हैं। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? जिंदा इंसान, जिंदा इंसान नेचुरली पैदा हुआ है ना, बोलो यस और नो। क्या आपने उसको बनाया है? रोबोट है क्या? रोबोट है क्या? नहीं। बोलो, रोबोट है क्या? नहीं। एक जिंदा इंसान जो होता है, ठीक है, ओके, जिंदा इंसान होता है, उसको जो आपने क्लासिफाई करना है वो करना है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर क्लासिफाई करना है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करना है। ओके, निकिता बेटा, अभी मैं फ्लो चार्ट में उतने अकाउंट लिखूंगा जितने मुझे समझाने हैं। ठीक है बेटा? यस, मुझे पता है आपको ये ऑलरेडी आता है, पर मैं बेटा अपने तरीके से समझाता हूँ ना, कि मुझे जो चीज़ अभी बतानी है वही मैं बताऊंगा।
मैंने अभी तक 12 क्वेश्चंस में एक बार भी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री पास नहीं करवाई है। बोलो बच्चों, करवाई है क्या? फटाफट से बताओ। क्या मैंने अभी तक आउटस्टैंडिंग एंट्री पास करवाई है? जर्नल एंट्री कहीं पर हमने पास किया है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस नहीं की है। तो क्योंकि मैंने अभी उसकी एंट्री ही पास नहीं करवाई है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसको अभी लिखा ही नहीं। जब मुझे वो एंट्री पास करवानी होगी और उसके बारे में बातें करनी होगी, उस टाइम मैं उसके बारे में लिखूंगा ना बोर्ड में। समझ रहे हो? अभी तो मेरे को उसके बारे में बात ही नहीं करना है। मेरे को अभी उस बारे में बात करना है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है? तो इसलिए बेटा कितने बार बता चुका हूँ मैं, हाउ मेनी टाइम्स, और आई थिंक जितने बार भी मैंने क्लास में एक्सप्लेनेशन दी है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर निकिता, कि बेटा हमको स्लो चलना है। वी कैन नॉट बी लाइक फर्स्ट जैसे सीधा 10th स्टेयर में हम नहीं जंप कर सकते, नहीं कर सकते बेटा। बीच की 9 स्टेयर्स खा जाएंगे तो उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको इसको फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेप में ही जाना है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही जाना है। ओके, ठीक है। तो बच्चों नेचुरल पर्सन मतलब होता है जिंदा इंसान, ह्यूमन बींग्स लाइक अस। तो जितने भी बच्चों ह्यूमन बींग के अकाउंट होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होंगे, उसको आप बोल सकते हो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं, सीधा बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, वो बाइफर्गेशन जब क्वेश्चन मांगेगा तब आप बोल सकते हो, पर पर्सनल के अंदर वो नेचुरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैंने अकाउंट खोल के रखे हैं, राम, श्याम, मोहन, सुमित, गौरव, राहुल, रोहित। मैंने लोगों के अकाउंट खोल के रखे हैं। किसके अकाउंट खोल के रखे हैं? रोहित, गौरव, सुमित। किसके अकाउंट खोल के रखे हैं? लोगों के, जिंदा इंसानों के अकाउंट है मेरे पास। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई लोग डेटर हो, कोई क्रेडिटर हो सकता है ना। जैसे बच्चों यहां पर देखो, यहां पर हरि का अकाउंट खुला है। हरि कौन होगा? इंसान ही होगा ना। हरि नाम पढ़ के क्या लग रहा है? हरि ओम एंटरप्राइजेस लिखा है क्या वहां पर? नहीं। हरि एंड कंपनी लिखा है क्या? नहीं। हरि लिखा है। हरि क्या लिखा है? हरि। तो हरि पक्का एक इंसान का नाम होगा। हरि एक इंसान का नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हरि बच्चों मेरे लिए कौन है? हरि मेरे लिए बच्चों कौन है? ये है एक नेचुरल पर्सनल। कौन है ये? एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन एक जिंदा इंसान है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, हरि का अकाउंट, गौरव का अकाउंट, सुमित का अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट बच्चों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, लोगों के जो अकाउंट होते हैं, जिंदा लोगों के जो अकाउंट होते हैं हमारी बुक्स के अंदर, हो सकता है ये लोग हमारे डेटर हों, या हो सकता है ये हमारे क्रेडिटर हों, या हो सकता है कोई और हो। तो ये हो गया बच्चों कैपिटल अकाउंट। ये बताओ, कैपिटल अकाउंट, क्या कैपिटल अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ। चलो अभी तक मेरे को आंसर आया नहीं है। ओके, नेचुरल पर्सनल तो नहीं है, आर्टिफिशियल हो सकता है। ओ, any human being account will be natural personal account. I am asking capital account is a natural person or not? Think about it. कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है ये बताओ। कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है?
राष्ट्रीय बेटा, आपको अकाउंट का नाम पढ़ के नहीं डिसाइड करना है, आपको उस अकाउंट की फीलिंग फीलिंग लेके डिसाइड करना है। फीलिंग लो उसकी कि कैपिटल अकाउंट एक्चुअल में एक जिंदा इंसान जो कि ओनर है उसका अकाउंट है हमारे बिजनेस में। करेक्ट? गलत बोल रहा हूं तो बता दो, गलत बोल रहा हूं तो बता दो कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारे ही ओनर का अकाउंट है और ओनर एक जिंदा इंसान है। उसी का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल नाम से। ओनर का ही जो अकाउंट है, ओनर का जो अकाउंट है उस वही रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल के नाम से हमारे बिजनेस में। है ना? हमारे बिजनेस के अंदर जो कैपिटल अकाउंट नाम का अकाउंट है वो ओनर का ही अकाउंट है और ओनर एक जिंदा इंसान है, प्रोपराइटर है, ओनर है बिजनेस का। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। कैपिटल अकाउंट को भी आप एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोल सकते हो क्योंकि ये ओनर का ही अकाउंट है। ओके, यस। फिर आएगा बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो है तो पर्सन पर पैदा नहीं हुआ है, नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, हमने बनाया है उसको। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जो पैदा नहीं हुआ है, जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों कोई कंपनी है, तो कंपनी खुद ही पैदा हो जाती है क्या? फटाफट से बता दो। क्या कंपनी खुद ही पैदा हो जाती है या कंपनी को हम बनाते हैं? हम बनाते हैं ना, हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी को स्टार्ट करना। कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं, हम। क्या कंपनी खुद ही से एक दिन आती अरे चलो यार आज बहुत दिन हो गया, आज नई कंपनी पैदा होगी? नहीं। गूगल पैदा हुई है क्या? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुई है? नहीं। रिलायंस पैदा हुई क्या? नहीं। टाटा कंपनी पैदा हुई क्या? नहीं। बनाया गया है उसको, उसको बनाया गया है। बोलो यस और नो। वो पैदा नहीं हुई है, उसको बनाया गया है। तो वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। है ना? क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यस, जैसे कि बच्चों तुम्हारा एसबीआई का बैंक अकाउंट या किसी भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट हो, किसी भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट हो, तो ये बताओ एसबीआई पैदा हुआ है या बनाया गया है? एसबीआई बैंक पैदा हुआ है या बनाया गया है? बोलो। बनाया गया है। क्या एसबीआई पैदा हुआ था बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? नहीं। बनाया गया है। ओके, मैन मेड है, एग्जैक्टली। तो एसबीआई बैंक में जो आपका बैंक अकाउंट होता एसबीआई बैंक में जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, पर कैसा है? आर्टिफिशियल है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। तो आपका बच्चों जो बैंक अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल बैंक अकाउंट हो गया, या किसी कंपनी का नाम हो गया, या किसी फर्म का नाम हो गया। तो ये सब बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होंगे। आप अपनी बुक्स में किसी कंपनी का नाम लिख रहे हो, किसी कंपनी से आपने कुछ खरीदा या बेचा, ठीक है? आपने किसी कंपनी से कुछ खरीदा होगा, बेचा होगा, या किसी फर्म से कुछ खरीदा होगा, कुछ बेचा होगा। तो ये कंपनी, फर्म ये सब पैदा नहीं होते, हम लोग बनाते हैं। बैंक अकाउंट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। इधर देखो, एनी टाइप ऑफ बैंक, इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है। इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी। ये बताओ हरी कौन है यहाँ पर? हरी यहाँ पर कौन है बच्चों, ये बताओ। कौन? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, यहाँ पर हरी कौन है? अकाउंट के हिसाब से बताओ। नेचुरल पर्सन है, ओके। हरी यहाँ पर नेचुरल पर्सन है।
ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। अब बताओ हरी एंड कंपनी नाम की एक कंपनी है। हरी एंड कंपनी मतलब ये कोई इंसान नहीं है, हरी एंड कंपनी नाम की कंपनी है। ये कौन सा अकाउंट है बताओ? ये है एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये है एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये है एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है एकदम एब्सोल्युटली? कि कोई कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां का एक ही मालिक होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जहां का एक ही मालिक, एक ही ओनर होता है। पार्टनरशिप मतलब जहां के मल्टीपल मालिक होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं, 2 3 4 5। और कंपनी मतलब तो आपको पता है, बड़ी कंपनी रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, जोमैटो, स्विगी, जीरोधा, कंपनीज है ये सब। तो ये सब बच्चों हमने बनाया है। ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। अपनी कंपनी को हमने पैदा किया है। तो ये सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर आप हरी बोलोगे तो वो एक नेचुरल पर्सन है। पर हरी एंड कंपनी क्या है? हरी की कंपनी का नाम है। हरी एक बंदा है, उसकी कंपनी का नाम है हरी एंड कंपनी या हरी एंड सन्स लिमिटेड। कुछ भी नाम है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो एक कंपनी है जो हरी ने बनाई है। ठीक है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। ओके, ये तुम बाद में पढ़ोगे। चलो एनीवेज, बच्चों पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। तो बच्चों ये बात सबको क्लियर है? यस। ओके, अब यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है। जब मैं आपको आउटस्टैंडिंग की एंट्री सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या लॉजिक है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। अब बच्चों ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब आ जाओ रियल अकाउंट में। अब आ जाओ रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में इसके भी दो भाग होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। ओके। यस, टेंजिबल का मतलब होता है बच्चों ऐसे एसेट जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो। वाओ। ऐसे एसेट्स, ऐसे एसेट्स। पहले तो ये जान लो रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स कवर होंगे। कौन से एसेट्स? मोस्टली फिक्स एसेट्स। मोस्टली सारे फिक्स एसेट्स आपके कवर होंगे रियल अकाउंट के अंदर। फिक्स एसेट मतलब जो 1 साल से ज्यादा मेरे बिजनेस में रहने वाले हैं। फिक्स एसेट का मतलब, फिक्स एसेट का मतलब जो 1 साल से ज्यादा मेरे बिजनेस में रहने वाले हैं। जो 1 साल से ज्यादा मेरे बिजनेस में रहने वाले हैं। बोलो। तो मोस्टली सारे फिक्स एसेट्स कवर होते हैं, और कुछ चीजें भी कवर हो सकती हैं। बट एनीवेज मेरे को एक बात बताओ, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ध्यान से सुनो। बताऊंगा एक एक करके दिवेश, वो पूरा कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। देखते जाओ बस। हाँ, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कुछ करंट एसेट्स भी कवर होंगे। मोस्टली सारे फिक्स एसेट इसलिए बोल रहा हूं, पर कुछ करंट एसेट्स भी कवर होते हैं इसमें। ये बताओ मेरे को, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसे एसेट जिसको मैं देख सकता हूं और छू सकता हूं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट जिसको मैं देख सकता हूं और छू सकता हूं। ठीक है, पहले फिक्स एसेट्स का सुन लो, उसके बाद बताऊंगा बेटा करंट एसेट। पहले एक बार फिक्स एसेट का सुन लो। ऐसे एसेट्स जिसको मैं देख सकता हूं और छू सकता हूं वो होते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट्स। टैंजिबल फिक्स एसेट्स जैसे कि कैलकुलेटर, ये माइक, ये आईपैड, ये फोन। क्या मैं इसको देख सकता हूं? हाँ। क्या मैं इसको छू सकता हूं? हाँ। यस। तो विच कैन बी सीन और टच्ड। विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो होते हैं टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है?
इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच। बात खत्म। इसका उल्टा, इसका उल्टा, ऐसे एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ऐसे एसेट जिसको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो भैया ऐसे एसेट्स होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। ऐसे एसेट जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। ऐसे एसेट जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप जैसे मेरे से पढ़ने आए हो, आपने उसके लिए फीस पेमेंट की है ना? आपने आप मेरे से पढ़ने आए, उसके लिए आपने फीस पेमेंट की। क्यों पेमेंट की? क्यों पेमेंट की? आपने देखा होगा कि यार भैया ऐसे-ऐसे पढ़ाते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ओके। आपने देखा होगा अरे यार इतने सारे बच्चे फाउंडेशन, इंटर, ओह माय गॉड! इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं भैया से पढ़ के। स्पेशलाइज़ेशन इनको 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? सीएमए एक्सक्लूसिव कवरेज है, तो बढ़िया है, बढ़िया। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरी मार्केट में रेप्यूटेशन है फॉर सीएमए टीचिंग, करेक्ट? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मार्केट में एक रेप्यूटेशन है कि हाँ, चलो ठीक है, देयर इज़ अ चैनल जहाँ पर हार्दिक भैया पढ़ाते हैं, सीएमए वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, इट्स अ वेरी गुड चैनल फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, हाँ, ठीक है। तो मार्केट में क्या है? रेप्यूटेशन। बच्चों बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जाते हैं यूट्यूब में, जहाँ पर कई सारे बच्चे जो जो अपना फाउंडेशन या इंटर क्लियर कर लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम कहाँ से पढ़ाई किए। तो वो लोग बताते हैं कि हम ये रेगुलर कोर्स हार्दिक भैया से पढ़े थे, हम रिवीजन यहाँ से पढ़े थे, रिवीजन बहुत अच्छा है उनका, पीवाईक्यू कवरेज, ये सब, वो सब। तो इससे क्या हो रही है मार्केट में इज़्ज़त, बोले तो भाई की रेपुटेशन बढ़ रही है, करेक्ट? भाई की इज़्ज़त बढ़ रही है, भाई की रेपुटेशन बढ़ रही है। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये इज़्ज़त या फिर रेपुटेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको मैं वैल्यू कर सकता हूँ कि कितने रुपए की होगी? इज़ इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली। हालाँकि कुछ खुरापात करके वैल्यूएशन कर ली जाती है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको वैल्यू कर पाऊँ सही-सही से? नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू होती नहीं है। खैर, तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है मार्केट में आपके बिज़नेस की रेपुटेशन। गुडविल वर्ड का मतलब होता है गुड और विल। गुड और विल का मतलब क्या होता है? आपकी मार्केट में इज्जत, आपकी मार्केट में रेपुटेशन, जिसकी वजह से आप पैसे कमा पाते हो, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमा पाते हो, क्योंकि मार्केट में आपकी इज्जत है, आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। जैसे बच्चों, जब जब मैं नाम लेता हूँ टाटा ब्रांड, जब मैं नाम लेता हूँ टाटा, ठीक है, ब्रांड, तो आपके मन में एक रिस्पेक्ट फैक्टर होता है फॉर रतन टाटा, बिकॉज ऑफ एथिकल वैल्यूज, बिकॉज ऑफ एथिकल वैल्यूज, है ना? कि हाँ भाई टाटा कंपनी की वैल्यूज अच्छी है। जैसे टाटा की कारें स्ट्रांग होती है बच्चों, लोहे की बॉडी होती है, ऐसा नहीं टकराएगी तो बिल्कुल पचक जाएगी, ऐसा नहीं होता है टाटा की कारों के साथ। लोहे की बनती है प्रॉपर, लोहे की मोटी परत रहती है उसमें। तो आपके दिमाग में जब मैं टाटा का नाम लेता हूँ ना, तो आपके दिमाग में एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनती है कि हाँ यार ठीक है, एथिकल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। ये क्या है बच्चों? यही तो गुडविल है। आपके मन में ट्रस्ट रहता है कि नहीं यार टाटा का है तो भरोसा कर सकते हैं, टाटा ब्रांड का है तो भरोसा कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इनटैंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल। गुडविल मतलब आपकी मार्केट में रेपुटेशन, इज्जत, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर आप इसको फील कर सकते हो। बोलो हाँ। जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप इसको फील कर सकते हो। बोलो यस और नो बच्चों।
बोलो क्लियर है ये बात? यस, यस। तो बच्चों टैंजिबल और इनटैंजिबल का मतलब यही होता है, ओके? टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब यही होता है कि वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टैंजिबल एसेट मोस्टली यही होते हैं और कुछ इनटैंजिबल होते हैं जैसे कि गुडविल हो गया। इसमें और भी एग्ज़ाम्पल आते हैं पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स पर उसके बारे में बाद में बताऊँगा। इसके अलावा बच्चों कुछ करंट एसेट्स भी आते हैं, जैसे कि एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल हो गया कैश। कैश तुम्हारा करंट एसेट है ना? बोलो। कैश तुम्हारे पास ₹100 आ गया तो वो 1 साल तक पड़े रहेगा तुम्हारी जेब में? बोलो। हाँ, फ्रेंचाइज़ी वगैरह ये सब। मेरे को ये बताओ ₹100 तुम्हारे जेब में एक बार आ गया तो पड़ा रहेगा क्या जेब में ₹100 1 साल तक? कि कैश का बैलेंस चेंज होता रहता है ना, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, बढ़ता कम होता है, बढ़ता कम होता है, ऐसे होता रहता है ना, कैश का बैलेंस चेंज होता रहता है ना, फिक्स तो नहीं रहता कि नहीं ऐसे ही पड़ा रहूँगा, ओके, ऐसा होता है क्या? नहीं, चेंज होता रहता है, ओके, चेंज होता रहता है। तो कुछ करंट एसेट भी आते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कैश। तो रियल अकाउंट इज़ ऑल अबाउट बच्चों एसेट्स। रियल अकाउंट इज़ ऑल अबाउट एसेट्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स के अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या मतलब होता है? सारे एसेट्स के अकाउंट, ठीक है? उम, आपकी जो एसेट होती है एसेट, प्रॉपर्टी, संपत्ति, उसके अकाउंट्स को रियल अकाउंट बोला जाता है। इसके 2 क्लासिफिकेशन हो सकता है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। करंट एसेट में बच्चों 1 साल से कम वाले आते हैं और फिक्स्ड एसेट में 1 साल से ज़्यादा वाले आते हैं। फाइनली बच्चों आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर बच्चों वो सारे अकाउंट आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो सारे अकाउंट होते हैं जो कि खर्चों के अकाउंट होते हैं और इनकम के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो सारे अकाउंट होते हैं जो कि एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं और इनकम के अकाउंट होते हैं। एक्सपेंस के साथ आप लॉस भी बोल सकते हो, इनकम के साथ आप गेन गेन भी बोल सकते हो। ठीक है? ओके, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये होता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो बच्चों 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक बार फटाफट से समराइज़ कर देता हूँ। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स आप ओपन करोगे, जिस भी नाम के, जिस भी नाम के जितने भी अकाउंट्स आप ओपन करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आप उसको 3 कैटेगरी में बाँट सकते हो। ईदर इट्स गोइंग टू बी अ पर्सनल अकाउंट और अ रियल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आप पर्सन्स के नाम लिखते हो और वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। रियल अकाउंट में आप सारे एसेट्स के अकाउंट लिखते हो, सारे एसेट्स के अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं सबके एसेट के अकाउंट। और इसमें फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको आप टैंजिबल और इनटैंजिबल की कैटेगरी में भी बाँट सकते हो। ठीक है? ओके, येस। फिक्टिशियस एसेट भी हो सकते हैं। खैर उसके बारे में बाद में बात करना है। तो टैंजिबल, इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? टैंजिबल मतलब वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटैंजिबल का मतलब जिसको आप देख और छू नहीं सकते, सिर्फ फ़ील कर सकते हो। जैसे कि आपकी मार्केट में इज़्ज़त, रेपुटेशन जिसको हम प्यार से गुड विल बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट बच्चों एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम आते हैं। ओके, ठीक है? सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम आती है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों येस और नो। क्या ये बात सबको क्लियर है? येस, तो इसको फटाफट से एक बार कॉपी में लिखो। ओके, हो गया सबके कॉपी में नोट की बात? फटाफट से बताओ। क्या सबने इसे अपने कॉपी में नोट कर लिया है? बोलो येस और नो। येस, ओके। चलो, अब बच्चों थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं। क्या? कि क्या-क्या मैक्सिमम पॉसिबल पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, रियल अकाउंट हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं। देखो, ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को, फर्म को और एंटिटी को जो कि इन्वॉल्व है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। इंडिविजुअल मतलब जिंदा इंसान, कोई फर्म हो गया, कोई बिजनेस हो गया। ओके, इधर देखो, जैसे कि बच्चों अकाउंट्स
पेबल एक पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट्स पेबल मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको हमको जिसको पैसे देने हैं। अकाउंट्स पेबल, पेबल, पेबल कोई भी व्यक्ति हो जिसको हमें पैसे देने हैं। हाँ, क्रेडिटर को आप अकाउंट पेबल बोल सकते हो। क्रेडिटर को अकाउंट पेबल आप बोल सकते हो, हालाँकि यहाँ अलग से लिखा हुआ है पर आप बोल सकते हो। क्रेडिटर इज़ आल्सो अकाउंट पेबल। ओके? तो हमें जिसको पैसे देने हैं, यू कैन से अकाउंट पेबल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट रिसीवेबल बच्चों, रिसीवेबल मतलब हमें जिससे पैसे मिलने हैं, आप एक तरीके से डेटर को भी आप बोल सकते हो अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया। पर्सनल नेचर क्योंकि आपको या तो किसी व्यक्ति से पैसे मिलने होंगे, या तो किसी कंपनी से पैसे मिलने होंगे, या तो किसी पार्टनरशिप फर्म से पैसे मिलने होंगे, या तो किसी सोल प्रोप्राइटर से पैसे मिलने होंगे और ये सब लोग पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जहां पर एक ही मालिक होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब जहां पर सिंगल ओनर होता है। ठीक है, तो चाहे कोई पर्सन हो गया, कोई कंपनी हो गई, ठीक है, कोई पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप फर्म जहां पर एक से ज्यादा लोग मालिक होते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटर हो गई, ठीक है, कोई सोल प्रोप्राइटर हो गई। हम्म, तो ये सब लोग कौन है बच्चों? ये सब लोग कौन है? पर्सनल नेचर के अकाउंट के लोग हैं। ये सब लोग पर्सनल नेचर के अकाउंट हैं। ये सब पर्सनल नेचर के अकाउंट है। तो इनसे कोई पैसा लेना हो, देना हो, सब पर्सनल अकाउंट है। इनसे कोई पैसा लेना हो, कोई पैसा देना हो, सब पर्सनल अकाउंट है। ठीक है? बच्चों मैंने आपको बताया था स्पेशल मेंशन टू कैपिटल अकाउंट और आपको पता है ड्राइंग्स कुछ नहीं कैपिटल का ही एक वर्जन है। कैपिटल अकाउंट का एक वर्जन है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? पैसा निकाल के लेके जाना। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा डालना। ये दोनों ओनर ही करता है। ये दोनों काम कौन करता है? ओनर ही करता है। ठीक है? ओनर बिज़नेस में पैसा डालता है कैपिटल, ओनर बिज़नेस से पैसा निकाल के लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स। ये दोनों पर्सनल नेचर के ही अकाउंट है। दोनों पर्सनल नेचर के अकाउंट है। मैंने आपको बच्चों बताया था बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल का अकाउंट है, क्योंकि बैंक बच्चों एक कंपनी है। आपको पता है ना? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सिटी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बच्चों ये सारी बैंक्स कौन है? कंपनीज हैं। ये सारी बैंक्स कौन है? कंपनी है, कंपनी। ये सब लोग कंपनी के फॉर्म में है। इंडिया में ये सारी बैंक्स कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है। तो ये सब लोग पर्सनल अकाउंट है। ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। डेटर क्रेडिटर मैंने आपको बता दिया। ठीक है? कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट भी वही बात है। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, कस्टमर मतलब डेटर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, कस्टमर मतलब समझ लो किसी भी नाम से आ सकता है। आपको मैक्सिमम पॉसिबल नेम्स बता रहा हूं, नेम्स। ये एक ही बंदे के अलग अलग नाम है। आप उसको डेटर बोल लो, आप उसको सन्ड्री डेटर बोल दो। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे छोटे मोटे डेटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? सन्ड्री वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे छोटे मोटे। बहुत सारे छोटे छोटे, मोटे नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे को सन्ड्री बोलते हैं। ओके? बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे डेटर्स। तो सन्ड्री वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे, ये सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है। ठीक है? तो किसी भी नाम से आ सकता है बच्चों, और ये सब पर्सनल अकाउंट है। डेटर बोल लो, सन्ड्री डेटर बोल लो, कस्टमर बोल लो, या अकाउंट रिसीवेबल बोल लो। अकाउंट रिसीवेबल मतलब भी डेटर ही है। जिससे आपको पैसा मिलना है उसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। क्रेडिटर के केस में अकाउंट पेबल बोल लो, क्रेडिटर बोल लो, सेंड्री क्रेडिटर बोल लो, या सप्लायर बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है? इसके बाद बच्चों, आपने लोन लेके रखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड से, तो एक बात बताओ, एक्स वाई जेड लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है ना? आर्टिफिशियल पर्सनल। एलटीडी लिमिटेड का मतलब होता है कंपनी। एलटीडी वर्ड जिसमें लगा रहता है इसका मतलब होता है कंपनी। ठीक है? आप देखना कंपनी के नाम में एलटीडी लगा रहता है।
ठीक है, एलटीडी का मतलब लिमिटेड। अच्छा, पीवीटी एलटीडी भी लगा हो सकता है, पीवीटी एलटीडी भी लगा हो सकता है। पीवीटी एलटीडी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों चाहे लिमिटेड लगा और प्राइवेट लिमिटेड लगा हो, है तो कंपनी का अकाउंट, और कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, एबीसी लिमिटेड भी पर्सनल अकाउंट हो गया। पार्टनर्स के अकाउंट बच्चों पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं। पार्टनर्स मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जहां एक से ज्यादा मालिक है, 2 मालिक है, 3 मालिक है, 4 मालिक है, तो उन सब के अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट बोलोगे। पार्टनर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, उनको सबको पर्सनल अकाउंट बोलोगे। ओनर्स इक्विटी कैपिटल अकाउंट का दूसरा नाम है। कंपनी के फॉर्म, कंपनी जो होती है ना कंपनी, उसमें कैपिटल को ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। कंपनी होती है ना कंपनी, कंपनी, रिलायंस, टाटा, कंपनी है ना, उसमें जो कैपिटल है कैपिटल, उसको ओनर्स इक्विटी कहा जाता है, बस नाम अलग है। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सब एक ही चीज है। पेबल मतलब हमें जो अमाउंट पे करना है किसी को, रिसीवेबल मतलब हमें जो अमाउंट रिसीव करना है। तो बच्चों आप अकाउंट रिसीवेबल बोल लो, ट्रेड रिसीवेबल बोल लो, सन्ड्री डेटर बोल लो, या फिर डेटर बोल लो, ये सब के सबसे हमें पैसा मिलना है। मतलब आप समझ जाओ ये सब के सब डेटर ही हैं एक तरीके से, ये सब के सब डेटर हैं। चाहे तुम उसको अकाउंट रिसीवेबल बोल लो, चाहे तुम उसको ट्रेड रिसीवेबल बोल लो, चाहे तुम उसको सन्ड्री डेटर बोल लो, चाहे तुम उसको डेटर बोल लो, और एक चाहे तुम उसको बिल रिसीवेबल बोल लो, बीआर, बिल रिसीवेबल बोल लो, ये सब से हमको पैसा मिलना है, पैसा लेना है हमको, इन सब से हमको पैसा लेना है, पैसा लेना है, पैसा लेना है। इनको हमें पैसा देना है, किनको? बिल्स पेबल बोल लो, अकाउंट पेबल बोल लो, ट्रेड पेबल बोल लो, सन्ड्री क्रेडिटर बोल लो, या फिर क्रेडिटर बोल लो। इन सबको हमें पैसे देना है, इन सबको हमें पैसे देना है। बिल्स पेबल, नाम में आंसर है बच्चों, पेबल, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर या सन्ड्री क्रेडिटर, इन सबको हमें पैसे देना है। तो फटाफट से बताओ बच्चों, पर्सनल नेचर का अकाउंट सबको एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? पर्सनल नेचर का अकाउंट मतलब किसी कंपनी, किसी व्यक्ति, किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी सोल प्रोप्राइटर को के साथ में हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, परचेज का ट्रांजैक्शन हो, सेल का ट्रांजैक्शन हो, पैसा लेने का ट्रांजैक्शन हो, पैसा देने का ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन बच्चों, आप अकाउंट्स के अंदर, आप अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ, सोल प्रोप्राइटर के साथ, यानी कि किसी भी जिंदा इंसान या बनावटी इंसान के साथ, वो सारे ट्रांजैक्शन पर्सनल नेचर का अकाउंट है। ये कौन सा नेचर का अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल नेचर का अकाउंट कहलाएगा। क्लियर है बात सबको? छोटे छोटे को सन्ड्री कहते हैं, बड़े को क्या कहते हैं? बड़े को उसके नाम से लिखते हैं, बड़े को उसके नाम से लिखते हैं। अब देखो सन्ड्री वर्ड क्यों यूज होता है मैं बता देता हूँ। सन्ड्री वर्ड इसलिए यूज होता है, जैसे मान लो बच्चों 10 20 10 20 100 50 के तुम्हारे पास कई सारे डेटर हैं, कई सारे डेटर हैं, है ना, जिससे तुमको पैसा मिलना है। तो एक बात बताओ, अगर हर डेटर का नाम लिखने लग जाऊं, मतलब नाम तो लिखूंगा मैं अपने बुक्स में, और हर डेटर को मैं नाम से अलग अलग दिखाने लग जाऊं, निष्ठा 20 रुपए, मानस 100 रुपए, सुमित 50 रुपए, निकिता 20 रुपए, एस 10 रुपए, गौरव 80 रुपए, भाई मेरी बुक्स ही पूरी भर जाएगी। ऐसे तो मेरी पूरी पूरी बुक्स ही भर जाएगी, ऐसे अलग 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 लिखते बैठूंगा तो मेरे पास एक रिकॉर्ड में लिखा जरूर रहेगा तुम लोग का नाम, लेकिन जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, तो मैं वहां पर ना तुम सबका छोटे छोटे सारे डेटर्स का अमाउंट का टोटल करके एक अमाउंट लिख दूंगा, सन्ड्री डेटर 1000 रुपए। समझ रहे हो? मैं क्या करूंगा अपने बुक्स में अलग 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 ना लिख के, तुम छोटे छोटे सारे डेटर्स का अमाउंट का टोटल लगाऊंगा और सन्ड्री डेटर नाम से लिख दूंगा। एक एक एंट्री में काम खत्म, एक एंट्री में काम खत्म।
और इसके अगेंस्ट में मान लो एक डेटर है गौरव, जो अपने आप में 3000 का है। एक डेटर ऐसा है, एक बंदा ऐसा है जो मेरे से सामान खरीद के लेके गया, गौरव 3000 रुपए का। 3000 रुपए का सामान खरीद के ले गया, तो भाई ये तो अपने आप में बड़ा डेटर है। ओके, ये तो अपने आप में बड़ा डेटर है। बोलो यस और नो। यस, तो अपने आप में बड़ा डेटर है, तो इसको मैं इसके नाम से ही रिकॉर्ड करूंगा, गौरव। इसको मैं इसके नाम से रिकॉर्ड करूंगा, जिसका नाम है गौरव। ठीक है, तो बड़े डेटर्स को हम उनके नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, और छोटे 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 जो बहुत सारे डेटर होते हैं, हम उनके अमाउंट को टोटल लगा के बस एक बार लिख देते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री मतलब बहुत सारे चिटर पिटर डेटर। सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे। ठीक है, और बड़े डेटर्स को तो उनके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों ये पर्सनल अकाउंट के सारे वेरिएंट्स हो गए जो मैक्सिमम पॉसिबल आपको देखने को मिल सकते हैं। रियल अकाउंट बच्चों देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ से काट दो, हम इसको पर्सनल में ही लेंगे। हालांकि जो लोग इसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं उसको रियल बोलते हैं, हम नहीं। हमारे लिए बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट ही है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग बच्चों एसेट है, लैंड एसेट है, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट है, व्हीकल एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, ऑफिस सप्लाई, ऑफिस सप्लाईज मतलब ऑफिस के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। आपने पैसा लगा के रखा है स्टॉक मार्केट में, या फिर एनपीएस में, पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपने इसमें पैसा लगा के रखा है, इन्वेस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों एसेट है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। कम ऑन एवरीवन टेल मी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है ना? बोलो यस और नो। ऐसा खर्चा जो अभी हुआ नहीं है, पैसा आपने पहले दे दिया। ऐसा खर्चा जो अभी हुआ नहीं है, ऐसा खर्चा जो अभी हुआ नहीं है, आपने पैसा पहले दे दिया। ठीक है, ओके। फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, कैश इन हैंड, प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। रिसीवेबल तो इसको भी हम रियल में नहीं लेंगे, इसको हम एसेट नहीं मानते, ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। यस, फटाफट से बताओ क्या ये बात क्लियर है? रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आ जाएंगे, जितने एसेट आप सोच सकते हो वो सारे एसेट आ जाएंगे बच्चों रियल अकाउंट में। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस। ओके, हाँ हाँ, सबके लेजर ओपन होंगे स्पेसिफिकली। मेरे को बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर एक बात करनी थी, लेकिन चलो अभी के लिए एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, करेक्ट? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिया हुआ है, बोलो। बैंक का बैलेंस मेरा एसेट जरूर है, बैंक का बैलेंस इज माई एसेट निष्ठा। ठीक है, बैंक का बैलेंस इज माई एसेट, बट पर्टिकुलर बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों लेकिन ना मेरे को इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देनी जो मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए मैं इसको लिस्ट से काट रहा हूं। मैं आपको रीजन बाद में बता दूंगा क्यों। मेरे को पता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट ही है, और ये है एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट भाई, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि एसेट नहीं है, पर इसका क्लासिफिकेशन मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, मैं इसको कहीं और लिखूंगा, मैं इसको कहीं और लिखूंगा, मैं इसका क्लासिफिकेशन यहां नहीं करना चाहता। बाकी सारी चीजें एब्सोल्युटली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट है मेरा एसेट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कैश इन हैंड, प्रॉपर्टी, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब कुछ मेरा एसेट है, मैं इसको रियल अकाउंट में ले सकता हूँ, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इन सबको रियल अकाउंट में ले सकता हूँ। ओके, रियल अकाउंट में ले सकता हूँ, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए अभी थोड़ी देर होल्ड पे रखो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उसका। नेक्स्ट है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स और लॉसेस आ जाएंगे, यानी कि सारे खर्चे और सारी इनकम आ जाएगी। तो जैसे सेल्स बच्चों आपकी इनकम है। अब मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि एक्चुअली बच्चों जो आप सेल्स करते हो ना, वो आपकी इनकम है कि नहीं है, आप खुद ही बता दो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, फटाफट से बताओ। इससे आपकी जर्नल एंट्री वैसे चेंज नहीं होने वाली है,
पर मुझे एक बात बताओ, जो हम सेल करते हैं वो हमारी इनकम है कि नहीं है? हम जो सामान बेचते हैं उसी से तो कमाते हैं। हम जो सामान बेचते हैं हम जो सामान बेचते हैं उसी से तो कमाते हैं। हालाँकि जर्नल एंट्री सिखाने के लिए मैंने इसको गुड्स की तरह ट्रीट किया था, आप लोगों को समझाने के लिए, पर एक्चुअली बच्चों ये एक इनकम है। सेल्स एक इनकम की तरह रिकॉर्ड होता है जर्नल एंट्री में। तो आप बोलोगे फिर जर्नल एंट्री हम करते हैं, तो ध्यान से सोचो, हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही करते हैं ना हम जर्नल एंट्री। तो मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था कि गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, एसेट कम हो रही है। लेकिन ये एक एसेट की तरह नहीं, इनकम की तरह आप शो करना चाहते हो। तो बच्चों इनकम को भी तो हम क्रेडिट ही करते हैं ना। बोलो यस और नो। इनकम को भी तो हम क्रेडिट ही करते हैं। तो जर्नल एंट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब आपके दिमाग को ये बात सोचनी है कि सेल्स जो है उसको आप गुड्स की तरह नहीं, इनकम की तरह देखोगे अब से। सेल्स को जो आप अभी तक के जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, तो आप ये इस तरह सोच रहे थे कि गुड्स जा रहे हैं। सेल्स को आप अभी तक ये सोच रहे थे कि गुड्स जा रहे हैं। अब जब भी आप सेल्स को देखोगे, आप सोचना कि इनकम हो रही है। बस, अब से जब भी आप सेल्स को देखोगे, तो ये सोचना इनकम हो रही है। ऐसे ही बच्चों परचेजेस, परचेजेस भी एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। परचेजेस इज योर एक्सपेंसेस। बट भैया हाउ? बट भैया हाउ परचेजेस इज एक्सपेंस? मेरे को एक बात बताओ, सामान खरीद रहे हो ना बेचने के लिए, खर्चा कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, सामान खरीद रहे हो ना, सामान खरीद रहे हो ना बेचने के लिए। यस। अगर ये सामान खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या? अगर ये परचेजेस नहीं करोगे तो सेल क्या करोगे? इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस परचेजेस, देन व्हाट यू आर गोइंग टू सेल? तो जब तक सामान खरीदोगे नहीं, तब तक बेचोगे कैसे? आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट यू हैव टू बाय, देन यू हैव टू सेल। एंड बच्चों, जो भी खर्चा आप करते हो इनकम कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, सेल से प्रॉफिट होता है, ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो बच्चों, आप जो भी खर्चा करते हो जिससे आप अपने बिजनेस में फायदा कमा सको, प्रॉफिट कमा सको, उसी को तो हम प्यार से एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसलिए जो आप परचेजेस कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये बताओ, एक और बात बताओ, ये जो आप गुड्स खरीद के ला रहे हो बिक जाएगा ना इसी साल? बोलो, ये जो आप गुड्स खरीद के ला रहे हो बिक जाएगा ना भाई इसी साल? जो आप परचेज करके ला रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी सेल इटसेल्फ। और थोड़ा बहुत नहीं बिकेगा, अगले साल बिक जाएगा। थोड़ा बहुत सामान अगर नहीं भी बिका, तो अगले साल बिक जाएगा। इसीलिए जो परचेजेज है बच्चों, ये एक्सपेंसेस होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल और रेवेन्यू तो मैं बताऊंगा बाद में चैप्टर में, थोड़ा बहुत मैंने तुम लोग को अभी बताया हुआ है। बट इसके बाद से जब भी आप देखोगे परचेजेस को, आप सोचना आप खर्चे कर रहे हो जिससे आप गुड्स खरीद के ला रहे हो और इसको आप बेचोगे और उससे फायदा कमाओगे। आप खर्चा कर रहे हो और उससे सामान परचेज करके ला रहे हो, फिर इस सामान को आप बेचोगे और उससे प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? तो परचेजेस बच्चों अब से आपके लिए एक्सपेंसेस की तरह होगा। ठीक है, परचेजेस अब से आपके लिए एक खर्चा है। परचेज करना इज अ एक्सपेंस, गुड्स परचेज करना इज अ एक्सपेंस। इसके अलावा बच्चों, इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट चाहे पे करो चाहे आपको मिले, पे करोगे तो एक्सपेंस है, रिसीव करोगे तो इनकम है। दोनों भी केस में नॉमिनल अकाउंट ही होगा। सैलरी एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस पे कर रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। वाटर एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। डेप्रीसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। क्या होता है डेप्रीसिएशन? आपकी जो फिक्स एसेट होती है, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, जो आपकी फिक्स एसेट होती है उनकी वैल्यू
नॉर्मल यूसेज के कारण कम होना, नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण उनकी वैल्यूज गिरना, कम होना इज अ डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल यूसेज किस में हो रहा है? बिजनेस में हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे ये एक एक्सपेंस है। पर अभी के लिए अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो बस अभी के लिए मान लो कि ये एक एक्सपेंस है। ठीक है? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल यूसेज। तो अभी के लिए मान लो ये एक्सपेंस है, पर ये क्यों एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन चैप्टर में बहुत अच्छे से बता पाऊंगा डिटेल में, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट मैटर ही डेप्रिसिएशन होगा। तो बहुत अच्छे से समय लेके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस मान लो कि डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। ओके। बैड डेट्स बच्चों, बैड डेट्स मतलब बुरे डेटर्स जो आपको पैसे नहीं दिए। बैड डेट्स का मतलब बुरे डेटर्स जिन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, भाग गए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक लॉस है। लॉस भी नॉमिनल अकाउंट होता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। ऑफिस सप्लाईज, अब एक बार ध्यान से देखना। ऑफिस सप्लाईज, एक मिनट, यहां पर भी ऑफिस सप्लाईज, ओहो, यहां पर बच्चों ऑफिस सप्लाईज को काटकर ऑफिस इक्विपमेंट्स लिख लो। क्या लिख लो? ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट है, यानी कि आपका फोटोकॉपी मशीन हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब तुम्हारा रियल अकाउंट है, एसेट है। ऑफिस सप्लाईज, यहां पर सप्लाई ही रहने दो, और यहां पर सप्लाईज का मतलब है बच्चों फोटोकॉपी या प्रिंटिंग करने के लिए पेपर लगेगा। हाँ लगेगा, पेपर, पेपर वेट लगेगा। हाँ पेपर वेट लगता है। स्टेपलर पिंस, स्टेपलर पिंस लगता है। तो इस तरीके की चीजें जो कि ऑफिस में जनरली यूज होती है, स्टेशनरी टाइप का आइटम, पेन, कॉपी, पेपर, पेपर वेट। अगर कैलकुलेटर को एसेट नहीं मानोगे तो कैलकुलेटर, ठीक है, क्योंकि बहुत सस्ता आता है। स्टेपलर पिंस, होल्डर्स, पेन स्टैंड, ये सब होती है ऑफिस सप्लाईज, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो ऑफिस की स्टेशनरी बोल लो, सिंपल शब्दों में ऑफिस की स्टेशनरी बोल लो, ऑफिस की स्टेशनरी बोल लो। कमीशन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, कमीशन पे कर रहे हो आप, खर्चा है। कमीशन क्यों पे कर रहे हो सकता है सामने वाला आपको कोई डील क्रैक करके दिया हो, कोई जमीन दिलवाया हो, तो बीच में जो एजेंट होता है ना, एजेंट जो ये सब काम करता है, उसको कमीशन देना पड़ता है, खर्चा है आपके लिए। बैंक चार्जेस बच्चों खर्चा है। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक आपसे एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब कट करती है ना एनुअली, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल बल्क पोस्टिंग, एनुअल कंसोलिडेटेड चार्जेस, एनुअल एटीएम चार्जेस, एनुअल एसएमएस एंड मेल चार्जेस, ये सब जो बैंक कट करती है वो होता है आपका बैंक चार्जेस, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा है। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, चाय पानी चिटर पिटर, चाय पानी कॉफी, ठीक है, चाय पानी कॉफी रिफ्रेशमेंट, ये सब क्या है? मिसलीनियस एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट बच्चों, ये भी खर्चा है। आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने जो लोन लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड बच्चों, डिस्काउंट अलाउड, आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, खर्चा है। आपने अपने सेलर से डिस्काउंट ले लिया, आपने जिससे सामान खरीदा है उससे आपने डिस्काउंट ले लिया, इनकम है। आप जिससे सामान खरीदे थे, आप जिससे सामान खरीदे थे उससे आपने डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है। ओके। अब बच्चों जैसे सेल्स आपकी इनकम है, वैसी सेल्स रिटर्न आपका रिडक्शन इन इनकम है। आप जैसे सेल कर रहे हो तो आप बोल रहे हो मेरी इनकम हुई, तो अगर सेल रिटर्न हो गया, अगर सेल रिटर्न हो गया तो आप बोलोगे मेरी इनकम कम हो गई। तो है तो नॉमिनल अकाउंट ही, है तो नॉमिनल अकाउंट ही। ठीक है, इनकम का बढ़ना चाहे कम होना दोनों नॉमिनल अकाउंट ही होगा, एक्सपेंस का बढ़ना कम होना दोनों नॉमिनल अकाउंट ही होगा। तो सेल से आपकी इनकम बढ़ी, नॉमिनल अकाउंट, सेल रिटर्न से आपकी इनकम कम हुई, सेल्स रिटर्न के कारण, सेल्स रिटर्न के कारण आपकी इनकम कम हुई। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। प्रिंटर को हम स्टेशनरी मानेंगे क्या? नहीं नहीं, प्रिंटर आपका एसेट है, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है वो। मतलब आप प्रिंटर को अलग से दिखा सकते हो, ठीक है, स्टेशनरीज में दिखाने की जरूरत नहीं, स्टेशनरी तो आप राइट ऑफ कर देते हो, स्टेशनरी तो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है।
प्रिंटर आपकी एसेट होगी। चलो, परचेज रिटर्न बच्चों, तो जैसे परचेज आपका खर्चा है, जैसे परचेजेस आपकी एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस आपका खर्चा है, वैसे ही परचेज रिटर्न आपका रिडक्शन इन एक्सपेंस है। परचेज करने से आपके खर्चे बढ़ते हैं, परचेज रिटर्न से आपके खर्चे कम हो रहे हैं, ये माना जाएगा। परचेज रिटर्न आपका रिडक्शन इन एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस बच्चों खर्चा है। डिविडेंड की इनकम हुई, डिविडेंड मतलब होता है जो कंपनी होती है ना, जिनके आप शेयर्स खरीद के रखते हो, किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद के रखते हो, किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर्स खरीद के रखते हो, तो वो कंपनी जब भी उनको प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन आपको देती है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको देती है, क्योंकि शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ओनरशिप खरीद रहे हो। शेयर्स खरीदने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा मालिकाना हक ले रहे हो। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो बीइंग यू आर अ मालिक ऑफ दैट कंपनी, बहुत छोटे से मालिक हो आप उस कंपनी के, तो आपको भी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो आपकी इनकम है नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ बच्चों ऑन सेल ऑफ एसेट, इन फायदा है, फायदा है नॉमिनल अकाउंट। लॉस हुआ, नुकसान है नॉमिनल अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस खर्चा है, ऑफिस रेंट खर्चा है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, ट्रेनिंग करवा रहे हो आप, अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हो, क्या करा रहे हो? ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ की, खर्चा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस खर्चा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कुछ रिसर्च कर रहे हो, कोई नई दवाई बना रहे हो, ठीक है, कोई नया गैजेट बना रहे हो, कोई नया मोबाइल बना रहे हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस खर्चा है नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों ये सारे वैरायटी के खर्चे आ गए यहाँ पर, फटाफट से बताओ, क्लियर है? लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है कंपनी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है। ठीक है, ओके। अब बच्चों लगे हाथ में एक और पॉइंट बता ही देता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री हालांकि मैंने तुमको अभी नहीं बताई है, मैं बाद में बता दूंगा। पर पर्सनल अकाउंट का एक थर्ड टाइप होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसकी एंट्री मैं बताऊंगा तुम लोग को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या आपने मेरे मुंह से दो शब्द सुने हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड? बोलो, क्या तुमने मेरे मुंह से दो शब्द सुने हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड? या फिर आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना है, एडवांस? एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यस। बच्चों यही होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कट करवाया था, इसलिए इसको मैंने यहाँ से कट करवाया था, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एसेट ही, है तो एसेट ही, पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैपेसिटी में आता है। तो जब अकाउंट क्लासिफिकेशन की बात आती है, जब अकाउंट को क्लासीफाई करने की बात आती है, तो है तो ये एसेट, है तो ये एसेट, लेकिन लेकिन इसको आप एसेट ही बोलोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज द एसेट बच्चों, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोलने के लिए, इसलिए। लेकिन आता किसमें, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तुम लोग को पता है प्रैक्टिकली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में, यही सब जो कंफ्यूजन थी उसको ही ओवरकम करने के लिए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग लाई गई। कि सिंपल शब्दों में हर टाइप के अकाउंट्स को आप 5 कैटेगरी में बांट सकते हो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, बस। और ये 5 कैटेगरी के हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट करना है। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग लाई गई, एकदम परफेक्ट, एकदम तीर निशाने पे लगा, एकदम तीर निशाने में लगा। और ये पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में यही सब लफड़ा होता था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो इसलिए हमको सीखना है, ठीक है। अब क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कि जहां पर वो अकाउंट डायरेक्टली पर्सनल तो नहीं है, किसी पर्सन को नहीं है, बट किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू गोपाल, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू गोपाल। तो अब यहाँ पर बच्चों, क्या गोपाल मेरा क्रेडिटर है क्या? नहीं, गोपाल तो मेरा एम्प्लॉई है। बोलो येस और नो। गोपाल मेरा क्रेडिटर नहीं है। गोपाल मेरा क्रेडिटर नहीं है। गोपाल को मुझे पैसे देने हैं। मुझे गोपाल को पैसे देने तो हैं। ओके, मुझे गोपाल को सैलरी देनी है। क्या देना है? ये बिजनेस है, बिजनेस को गोपाल को पैसे देने हैं। ये गोपाल, ठीक है, बिजनेस को गोपाल को पैसे देने हैं, पेबल है। लेकिन क्या बिजनेस, क्या गोपाल मेरा क्रेडिटर है? नहीं, ये मेरा एम्प्लॉई है। कौन है? मेरे बिजनेस का एम्प्लॉई है। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है बच्चों। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे गोपाल को सैलरी देनी है, अभी देना बाकी है। मंथ एंड आगे है, पैसा देना है। तो बच्चों, मैं इस चीज को बोलता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस और नो। सैलरी मुझे पे करनी है तो इसको मैं बोलता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी अभी देना बाकी है मेरे दोस्त। काम करवा लिया हमने गोपाल से, हमने गोपाल से काम करवा लिया है और पैसा देना बाकी है। तो सैलरी अभी देना बाकी है मेरे दोस्त, सैलरी देना बाकी है। तो बच्चों यहां मैंने गोपाल का नाम नहीं लिखा, मैंने लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या ये सबको दिख रहा है? क्या ये सब देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर गोपाल का नाम नहीं लिखा है, ना ही क्रेडिटर लिखा है। क्रेडिटर में भी जनरली क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, अगर पता होता है ना तो क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, नाम लिख के बताते हैं कि ये क्रेडिटर है हमारा, नाम लिखते हैं डेटर का, डेटर और क्रेडिटर लोग का नाम लिखते हैं। यहां पर हमने गोपाल का नाम नहीं लिखा बच्चों, हमने लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो भैया गोपाल का नाम नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि गोपाल का नाम नहीं लिख सकते। ये बात मैंने गलती से मेरे मुंह से अगर निकली भी होगी, नहीं निकली वैसे तो, निकल भी नहीं सकती, निकल भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये बात बोली ही नहीं कि गोपाल का नाम तुम लिख नहीं सकते। लिख सकते हो, लिख लो। नरेशन नाम की चीज है ना इस दुनिया में, नरेशन नाम की चीज है ना इस दुनिया में, बीइंग। तो मैं लिख सकता हूं कि सैलरी गोपाल को पे करना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग टू गोपाल। ये मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस सिचुएशन में मैं गोपाल को क्या बोलूंगा? नेचुरल पर्सनल। उस सिचुएशन में बच्चों, उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में मैं गोपाल को क्या बोलूंगा? नेचुरल पर्सन बोलूंगा, जिंदा आदमी, जिंदा आदमी, नेचुरल पर्सन। लेकिन अगर मैं ये एंट्री ना पास करके सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग पास करूं, ये बताओ सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट? एक बार बता दो मुझे, क्या सैलरी पे करने की बच्चों यही एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी खर्चा है तो डेबिट हो गया, सैलरी मेरा खर्चा है तो डेबिट हो गया, कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया, कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया। अब ये बताओ, अब अगेन सैलरी मेरा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, पर मैं इसको पे नहीं कर रहा हूं, पर मैंने अभी तक पेमेंट की नहीं है। काम करवा लिया है, खर्चा हो गया है, पर पेमेंट नहीं हुई है। खर्चा इनकर हो गया है बट पेमेंट इज नॉट येट मेड। तो मेरे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, तो मैं बोलूंगा उस लायबिलिटी को सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बनती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी जब बनती है तो क्रेडिट होती है। तो ये मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। ये मेरे लिए एक लायबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये होती है आउटस्टैंडिंग की एंट्री। ये होती है आउटस्टैंडिंग की एंट्री कि जब आपका खर्चा तो हो गया है पर आपने पेमेंट तो की नहीं है। पेमेंट कर देते तो टू कैश लिख देता मैं, अगर आप पेमेंट कर देते तो मैं टू कैश लिख देता, पर आपने पेमेंट तो की नहीं है। तो अभी के लिए ये आपके लिए उधार हो चुका है। क्या बन चुका है? उधार बन गया है कि आपने किसी से काम तो करवा लिया है पर आपने उसको पैसे नहीं दिए। तो आप लिखोगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। लायबिलिटी बनती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ओके, यस।
अब बच्चों ये बताओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट अगर मैं लिख दूं, तो ये अकाउंट गोपाल को, ये अकाउंट बेसिकली गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बोलो यस और नो। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम का अकाउंट गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पर, कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। किसको आउटस्टैंडिंग है? गोपाल को। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसको आउटस्टैंडिंग है? गोपाल को। तो इसलिए बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चाहो तो यहां गोपाल लिख सकते थे, पर नहीं लिखते हैं। एटलीस्ट अभी इस लेवल पे तो हम नहीं लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आप गोपाल लिख सकते हो, अकाउंटिंग के अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप नहीं लिख सकते। अभी आप नहीं लिख सकते, अभी आपको मैं ये लिबर्टी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करेगा। रियल लाइफ में आप लिख सकते हो अकाउंटिंग करते टाइम, टू गोपाल, नरेशन में लिख देना बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग टू द एम्प्लॉय गोपाल। पर अभी अकाउंटिंग करते टाइम आप नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बेसिकली गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। सेम लॉजिक है प्रीपेड एक्सपेंस का। ये आपका खर्चा हुआ नहीं था, पेमेंट आपने पहले कर दी। ठीक है, खर्चा हुआ नहीं था, पेमेंट आपने पहले कर दी, तो सेम लॉजिक जाएगा किसमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस में। और सेम लॉजिक जाएगा पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस में। सेम लॉजिक जाएगा पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग हालांकि लायबिलिटी है, लेकिन कौन से नेचर का अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, हालांकि एसेट है, पर रियल अकाउंट नहीं है। बच्चों यही तो दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में। आप खुद सोचो, रियल अकाउंट कैसा अकाउंट है? रिलेटेड टू एसेट्स, रिलेटेड टू एसेट, पर उसमें सारे एसेट्स नहीं आते। उसमें सारे एसेट्स नहीं आते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस is an asset, although it is not a real account. It is a representative personal account. debtors debtors is an asset. Debtors is an asset, but it is not a real account. It is a नेचुरल पर्सनल अकाउंट और मे बी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अगर किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसका तुम लोग जनरल एंट्री में कोई यूज करने नहीं वाले हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा मन मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग से हटेगा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में बच्चों ये बैठ चुका होगा अब, जहां तक मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज पूरी बैठ चुकी है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तुम्हारे दिमाग में ये चीज अब चिपक गई है, तो अब ये तुमसे दूर नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा ही चाहिए था, इसलिए शायद मैंने पहले तुमको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया, बाद में ट्रेडिशनल पढ़ाया, जबकि उल्टा पढ़ाना था। पहले ट्रेडिशनल बाद में मॉडर्न पढ़ाया जाता है, मैंने पहले मॉडर्न बाद में ट्रेडिशनल पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता है रायता फैला देता है ये। पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं हम, क्योंकि कुछ 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 अकाउंट ऐसे होते हैं जहां पर पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश होता है कि ये तो एसेट है तो ये रियल क्यों नहीं है। एक्सक्यूज मी, आ रही बात समझ में? तो ये है बच्चों अकाउंट्स के आपके बाइफरगेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। बस इसमें जो एक बताने लायक बात थी वो ये थी कि परचेजेस आपका एक्सपेंस है आज के बाद से, और सेल्स आपकी इनकम है। ये बात कुछ नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए, कि आज के बाद से परचेजेस आपकी एक्सपेंसेस है और सेल्स आपका इनकम है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके। इसमें से कुछ लिखना है तो बताओ। हालांकि मैं इसको स्क्रिबल में अपलोड करूंगा, लेकिन इसमें से आपको कुछ लिखना है तो मुझे बताओ।
अपलोड तो कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात अगर बच्चों सबको क्लियर है, तो मैं फाइनली आपको बता सकता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? देखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है वैसे, पर क्या है मुझे मज़ा आता है खुद से लिखने में, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, फॉर पर्सनल अकाउंट्स, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो भी पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, तो आप डेबिट करते हो उस बंदे को जो कुछ रिसीव कर रहा होता है, और क्रेडिट करते हो उस बंदे को जो कुछ दे रहा होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी को हमने गुड सेल किए, हरी को हमने गुड सेल किए, तो क्या एंट्री होती है बच्चों? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होती है क्या? क्रेडिट सेल्स की हमने हरी को, हमने हरी को क्रेडिट सेल्स की है, हमने हरी को क्रेडिट सेल्स की है। तो बच्चों एंट्री यही होती है क्या? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो। हाँ, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, दोनों में से कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है? हरी पर्सनल अकाउंट है कि सेल्स पर्सनल अकाउंट? बताना जरा। हरी पर्सनल अकाउंट है हरी। तो ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हरी को गुड्स मिले, इसके बदले हरी ने हमको कुछ भी नहीं दिया है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, हरी ने हमको कुछ भी अभी दिया नहीं है, पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हरी ने हमको अभी पैसे नहीं दिए हैं। तो हरी इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक पर्सनल अकाउंट है, और वो गुड्स रिसीव कर रहा है, बोलो यस और नो। हरी इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, और वो गुड्स रिसीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट द रिसीवर। तो क्या ऑटोमेटिकली हरी यहां तुमको डेबिट में दिख रहा है? कम ऑन। हालांकि एंट्री पास करने के लिए हमको रूल यूज करना था, पर हम पहले एंट्री पास कर रहे हैं, रूल बाद में चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ ली है, क्योंकि हमने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली है। मॉडर्न अप्रोच तो सीधा बोलता है हरी हमारा कौन है? एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? हरी हमारा एसेट है, बात खत्म। डेटर है ना, डेटर, तो डेटर कौन होता है? वो तो एसेट होता है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो। मॉडर्न अप्रोच सिंपल बात करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, तो हरी अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अब बच्चों हरी ने मुझे पैसा दिया बाद में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, बोलो क्या यही एंट्री पास होगी? हरी ने मुझे पैसा दिया, तो ये एंट्री पास होगी। यस, मॉडर्न अप्रोच इजी आयुष, ये एंट्री पास होगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, हरी ने पैसा दिया बच्चों, हरी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, हरी यहाँ पर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे को बताओ, हरी यहाँ पर गिवर है ना, पैसा दे रहा है ना मुझे, हरी यहाँ पर गिवर है, हरी यहाँ पर गिवर है, तो हरी मुझे पैसे दे रहा है, हरी मुझे पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट होगा ना। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हुआ बच्चों पर्सनल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। डेबिट करो व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। तो कोई भी चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो। अच्छा बच्चों, रियल अकाउंट इज फॉर एसेट्स, तो ये ना मॉडर्न अप्रोच के साथ लिंक हो जाता है, मॉडर्न अप्रोच की जैसी ही बात करता है। एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच भी तो यही बोलता है ना।
मॉडर्न अप्रोच भी तो ये बोलता है ना, एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच भी यही बोलता है। तो रियल अकाउंट के केस में, एसेट्स के अकाउंट के केस में ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच एक ही बात करते हैं, ठीक है। फिर करो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चों के अकाउंट और इनकम का अकाउंट। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो बच्चों अगेन अगेन ये भी वही बात करता है जो मॉडर्न अप्रोच करती है कि डेबिट करो खर्चों को और लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो इनकम्स और गेन्स को। मॉडर्न अप्रोच भी यही बोलता है। मॉडर्न अप्रोच भी तो यही बोलता है कि इनकम को और गेन्स को क्रेडिट करो, एक्सपेंस को और लॉसेस को डेबिट करो। मॉडर्न अप्रोच भी यही बोलता है। क्लियर है बात सबको? तो सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट ही कुछ अलग है, बाकी रियल नॉमिनल तो सेम बात करता है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। तो इसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते। ठीक है, याद करना पड़ेगा। हालांकि जर्नल एंट्री में हम इसको यूज नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री में हम मॉडर्न अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम 5 बाइफर्गेशन करते हैं। किसी भी अकाउंट को हम 5 हिस्सों में, 5 में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ईदर इट्स गोइंग टू बी एसेट और अ लायबिलिटी और कैपिटल और इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो उन पांचों में से कोई एक कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री के लिए हम मॉडर्न अप्रोच का ही लॉजिक लगाएंगे हमेशा। हालांकि लेकिन गोल्डन रूल आपको याद जरूर करना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। इन केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके। ठीक है बच्चों, तो एक बार होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है, जो आपको घर से करके आना है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 27, 1313 से 2727 तक। ठीक है, यस निकिता, ओके बच्चों। हाँ 13 से करना है बेसिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको आना चाहिए जर्नल एंट्री। मेरे आने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो जर्नल एंट्री आती है, तुमको जर्नल एंट्री सीखनी है, तो तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस सो दैट आपको जर्नल एंट्री बने। ठीक है बच्चों, ओके। यस भैया, फिर उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल में क्या, मॉड्यूल के अंदर क्या क्वेश्चन है उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, यस चलो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।